थ्योरी ऑफ रेंट यानी लगान के सिद्धांत के बारे में। देखिए, लगान के सिद्धांत को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इसकी 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल एंड जिसे हम कह सकते हैं रिकार्डियन थ्योरी यानी कि प्रतिष्ठित तथा रिकार्डो सिद्धांत, और दूसरी थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक सिद्धांत। देखिए, क्लासिकल और रिकार्डियन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिकार्डो ऐसे मानते थे कि जो भी लैंड है वो एक क्या है, गॉड गिफ्ट है, और जो भी रेंट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिलता है, रेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लैंड से मिलेगा यानी भूमि से मिलेगा। तो रिकार्डियन थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या बताया गया है कि जो भी रेंट रिसीव्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, लैंड से मिलेगा। और इसके लिए उन्होंने एक कारण बताया कि जो लैंड है वो एक लिमिटेड होता है, इसलिए उसके बदले में हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। जबकि इसके अगेंस्ट में जो थ्योरी आई थी मॉडर्न थ्योरी, उनका कहने का ये था अर्थ कि जो भी रेंट है वो उन सभी सेक्टर से मिलेगा जिनकी सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिसिटी होती है, यानी जिसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, उससे हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो यानी कि क्लासिकल थ्योरी यानी कि रिकार्डियन थ्योरी ने एक वर्ड पे फोकस किया था, वो क्या था, लैंड पे देना, यानी कि लैंड पर ही रेंट आपको मिलेगा। जबकि मॉडर्न थ्योरी में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट लिए थे कि हमें रेंट है वो रिसीव्ड हो सकता है अदर फैक्टर से भी। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रिकार्डो थ्योरी। तो चलिए रिकार्डो थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या कहना चाहते हैं, रिकार्डो प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ रेंट इन 19th सेंचुरी। ये जो रिकार्डो का सिद्धांत कह सकते हैं ये 19वीं शताब्दी के में कह सकते हैं, या 19वीं शताब्दी में इनका प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो ये किसने किया था, फर्स्ट रिकार्डो ने किया था। ठीक है, ही हैज़ एक्सप्लेन रेंट ऑन द बेस दैट देयर इन क्वालिटिव डिफरेंस इन वेरियस यूनिट ऑफ रेंट, यानी कि इनका मेन कंसेप्ट वो ये बताना चाहते थे कि जो लैंड होती है उसकी जो यूनिट्स होती हैं उसमें जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि सारी की सारी जो भूमि होती हैं वो अलग अलग क्वालिटी की होती हैं। जो हमने अभी डिस्कस भी किया था आपके टाइप्स ऑफ रेंट में कि सारी कैटेगरी जो होती है लैंड की वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो किसी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और किसी की कैपेसिटी उत्पादन की कम होती है। तो उनका रिकार्डो का ये मानना था कि हमको जो रेंट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि सारी की सारी जो लैंड होती हैं, जितनी भी भूमि के टुकड़े होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, इसीलिए हमें को रेंट मिलता है। द फर्टिलिटी एंड द नेक्स्ट वो क्या कह रहे थे, द फर्टिलिटी एंड द सिचुएशन ऑफ सम पीस ऑफ लैंड आर बेटर दैन अदर पीस, यानी कि कुछ भूमि के टुकड़ों की जो फर्टिलिटी और सिचुएशन होती है वो दूसरी भूमि से अच्छी होती है। यानी कि कुछ भूमि के टुकड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उर्वरा शक्ति होती है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, और वो दूसरी भूमि के जो पीसेस होते हैं, जो उनके टुकड़े होते हैं दूसरी भूमि से, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मानी गई है। यानी कि कुछ भूमि आप देखते हैं लैंड जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन में होती हैं, और बहुत लोकेशन का मतलब है उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, गॉड गिफ्टेड है, और फर्टिलिटी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो भूमि ज़्यादा बेटर मानी जाएगी, और किसके कंपैरिजन में, जिस भूमि की कह सकते हैं फर्टिलिटी कम है या सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उससे बेटर मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये क्या बता रहे थे रिकार्डो कि जितनी भी रेंट की जो भी कह सकते हैं जो रेंट है वो डिपेंड किस पे होता है कि जो लैंड है उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एक फॉर्मूले के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कल्टिवेटिव ऑन बेटर लैंड लोअर कॉस्ट, यानी कि जिस भूमि की उर्वरा शक्ति कल्टिवेटिव बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी वाली है, उस पर हमें कम लागत लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, बेटर कंडीशन में है, बेटर सिचुएशन में है, फर्टिलिटी बेटर है, तो वहाँ पे हमें लागत कम लगेगी। ठीक है, अगर लागत कम लगेगी तो जो भी लैंडलॉर्ड होगा उसे क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, यानी जो भूमि का मालिक होगा उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। क्यों सरप्लस मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो लैंड वो यूज़ कर रहा है वो बहुत अच्छी है,
उसकी कह सकते हैं कंडीशन बहुत अच्छी है, उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो उस पर उसे पैसा लगाने की आवश्यकता कम रहेगी। तो वहाँ पे उसको पैसा कम लगाएगा, लोअर कॉस्ट लगाएगा, तो उसको जो जिसकी ये ज़मीन है उसको क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, यानी कि उसे कह सकते हैं एक लाभ होगा। और उसी को ही सरप्लस को हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। तो ओवरऑल रिकार्डो की जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि रिकार्डो की थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या है कि अच्छी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो अच्छी कंडीशन की होगी उस पर रेंट ज़्यादा मिलेगा, और किसी की कंडीशन सिचुएशन या फर्टिलिटी कैपेसिटी कम होगी उस पर रेंट हमको कम मिलेगा। तो क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का आ सकता है कि किसने लैंड को डिफरेंट कह सकते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं पार्ट किया था, तो वो कौन थे, रिकार्डो थे, जिन्होंने कहा कि लैंड है वो सारे उनके पीसेस होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और लैंड पे जो फोकस करने वाले थे, यानी भूमि पे सबसे ज़्यादा भूमि को महत्व देने वाले जो थ्योरी थी वो क्लासिकल रिकार्डियन थ्योरी थी, जिन्होंने भूमि पे ज़्यादा फोकस किया था। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर हम इनकी एजम्पशन देखते हैं और एजम्पशन के बाद इसकी थ्योरी को कंसेप्ट को समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं इनके एजम्पशन की। बात करते हैं रिकार्डियन के सिद्धांत के एजम्पशन की। सबसे पहले इसका जो एजम्पशन थी वो थी सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। देखिए अभी हमने कंसेप्ट में भी बात की थी कि जो भूमि की जो कह सकते हैं भूमि की जो पूर्ति होती है वो सीमित होती है, ठीक है। तो भूमि की जो कभी भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्लियर है। लैंड इज़ यूज फॉर हिस्टोरिकल सिक्वेंस। देखिए हिस्टोरिकल सिक्वेंस का मतलब होता है कि हम ऐतिहासिक कह सकते हैं ऐतिहासिक क्रम से भूमि का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक क्रम से हिस्टोरिकल सीक्वेंस का मतलब हो गया कि अगर आपके पास में 4 कैटेगरी की लैंड है A B C D, A इज़ बेटर कंपैरिजन टू B इज़ बेटर कंपैरिजन टू C एंड C इज़ बेटर टू कंपैरिजन D। तो ध्यान रखिएगा सबसे बेटर कौन सी हुई, A हुई। तो अगर आपसे कहें कि आपको सेलेक्ट करना है अपने प्रोडक्टिविटी और उत्पादन करने के लिए तो आप कौन सी लैंड को चुनेंगे, तो A को चुनेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो होती है उसी को पहले चुना जाता है। तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल सीक्वेंस। तो जो लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी उसको हम चुनेंगे, ठीक है। द फर्टिलिटी एंड द सिचुएशन ऑफ लैंड डिफेंस। अभी हमने कंसेप्ट में भी बात की थी कि सारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती हैं। तभी आप देखते हैं कि कुछ पे बहुत कम कॉस्ट लगती है और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है। जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, जहाँ की लैंड है वो प्रोडक्टिविटी वाली होती है, तो वहाँ पे हमें इतना कह सकते हैं कॉस्ट नहीं लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग तरह की लैंड होती है। ओनली यूज़ ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग फूड। ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भूमि का प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जो अन्न होते हैं उनको पैदा करने के लिए किया जाता है। और अगर आप उसको कह सकते हैं फूड बनाने के लिए, फूड उत्पादन करने के लिए नहीं ले रहे हैं तो वो भूमि बेकार रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि रिकार्डो ये मानते थे कि लैंड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूसिंग करने के लिए, सिर्फ फूड का उत्पादन करने के लिए काम में लेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। लॉन्ग टर्म कंसेप्ट का मतलब हो गया ये दीर्घकाल सिद्धांत है, ठीक है। द डिमांड ऑफ फूड गेन इंक्रीज। अगर आपके कह सकते हैं अन्न की या कह सकते हैं अनाज की मांग बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ध्यान रखिएगा मेन कारण क्या बताया गया है कि आपके यहाँ पे अगर भूमि का जो है वो कोई भी आप कह सकते हैं फूड गेन की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका मेन कारण क्या बताया, जनसंख्या की वृद्धि बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जनसंख्या की वृद्धि होने पर ही लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फूड की डिमांड करते हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे फूड की डिमांड नहीं होगी। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता पे निर्भर करता है ये सिद्धांत रिकार्डियन का। और पूर्ण प्रतियोगिता हमने मार्केट देखा था जिसमें क्या होता है, सेम प्राइस, एक ही कीमत होती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्राइस कैसी रहेगी, एक ही रहेगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या करता है, ये आपके उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू करता है। यानी कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उत्पत्ति ह्रास नियम कि धीरे धीरे क्या होता है, उत्पादन कम होने लग जाता है। रेंट इज ओनली अवेलेबल फॉर लैंड एंड नॉट फॉर अदर फैक्टर। देखिए ध्यान रखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो लगान है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है, लैंड से यानी भूमि से मिलता है, दूसरे किसी भी फैक्टर से नहीं मिलेगा। तो ये मेन
एजम्पशन है, जिसमें मेन एजम्पशन में आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो रेंट है वो सिर्फ आपको लैंड से मिलेगा। सेकंड आपको ध्यान रखना है इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, सिर्फ जो प्रोड्यूसिंग है वो फूड के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशन थी आपके रिकार्डन के सिद्धांत की। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि रिकार्डन ने ऐसा क्या सिद्धांत दिया था, अपने सिद्धांत को कितने पार्ट में उन्होंने समझाया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट यानी कि जो रिकार्डो का सिद्धांत था उसको समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत खेती में लगान। सेकंड है इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी गहन खेती में लगान। और थर्ड है लोकेशन रेंट यानी स्थिति लगान, जिसको हमने अभी टाइप्स में देखा था। टाइप्स में आपने देखा था कि लोकेशन रेंट क्या होता है कि जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी होगी, डेवलप्ड एरिया में होगी, विकसित क्षेत्र में है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है। और जो आप कह सकते हैं जो लैंड है या कोई भी मकान है उसका आप देखते हैं रूरल एरिया में है या अनडेवलप एरिया के पास में है, जो विकसित नहीं है, जहाँ पे मार्केट फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे रेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन रेंट हमने देखी थी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की और इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट। रिकार्डन की थ्योरी जो थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, एक्सटेंसिव रेंट। तो विस्तृत लगान का मतलब क्या होता है, देखिए विस्तार करना। विस्तार का मतलब है कि जब आपके यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है या आप कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके कारण मांग बढ़ती है, किसकी, फूड गेन की या अनाज की, दालों की, अगर मांग बढ़ती है तो आप क्या करते हो, एक के बाद में एक लैंड यूज़ करते हो, यानी एक भूमि के बाद में दूसरी भूमि का उपयोग करने लग जाते हो। तो उसी के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं एक्सटेंसिव रेंट के बारे में। तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ लैंड ली है हमने, 4 प्रकार की भूमि है, A, B, C, D। अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया कि A है वो बहुत अच्छी है किसके कंपैरिजन में, B के, और B बहुत अच्छी है C के कंपैरिजन में, और C बहुत अच्छा है D के कंपैरिजन में। तो ये 4 प्रकार की लैंड ली है। क्यों ली, क्योंकि आप जानते हैं कि रिकार्डियन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि सारी जो भूमि होती है, अलग अलग भूमि की जो पीसेज होते हैं, लैंड के जो पीसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी वो सारी डिफरेंट होती है, उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, इसीलिए सारी भूमि एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, ये उनकी एजम्पशन भी थी। तो मेन ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर मैं हमको सेलेक्ट करने के लिए कहे तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, ए लैंड को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी वाली है। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, तो हमें यहाँ पे से जितना मिल रहा है प्रोडक्शन, उसके बाद में हमें जितना प्रोडक्शन ए से मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि जितना मिल रहा है उसके अलावा अगर प्रोडक्ट आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और मांग कर रही है तो अब हमें बी को भी सेलेक्ट करना होगा। लेकिन हमने देखा कि और ज़्यादा मांग बढ़ रही है और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अदर फैक्टर डिमांड कर रहे हैं, तो जैसे ही डिमांड हुई तो यहाँ बी के अलावा अब हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं, और ज़्यादा डिमांड होने पर अब हम किसको कर रहे हैं, डी को कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सबसे पहले जो हम सेलेक्ट करते हैं वो ए को ही करते हैं, लेकिन हम बी, सी, डी इन लैंड को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ती है फूड गेन की, अनाज की, तो उसके बाद हमें एक के बाद में दूसरी भूमि का उपयोग करना पड़ता है जो कम फर्टिलिटी वाली होती है, उसका यूज़ करना होता है। जो कह सकते हैं बंजर भूमि होती है जिसपे बहुत ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ऐसी लैंड को भी यूज़ करना पड़ता है। क्यों करना होता है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डिमांड कह सकते हैं डिमांड का जो बढ़ने का कारण से हम क्या करते हैं, अलग अलग भूमि जो है उसका उपयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंसेप्ट की कि एक्सटेंसिव रेंट का मतलब क्या है, विस्तृत लगान, तो देखिए मीनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हम लैंड का क्या कर रहे हैं, भूमि का विस्तार कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, भूमि का विस्तार कर रहे हैं। ए के बाद में बी को यूज़ कर रहे हैं, बी के बाद में सी को यूज़ कर रहे हैं और डी को यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं अपनी लैंड का क्या कर रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने देखिए एक टेबल बनाई है, उसको समझते हैं।
यहाँ पे लिया है कैटेगरी ऑफ लैंड, यानी कि अलग अलग जो भूमि होती है उसकी श्रेणी, A, B, C, D, ये 4 टाइप्स की लैंड है। यहाँ पे मानते हैं कि टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन A करता है 100, B कर रहा है 25 क्विंटल, C कर रहा है 50 क्विंटल और D कर रहा है 25 क्विंटल। ठीक है, अभी मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सीमांत उत्पादन का मतलब अब उत्पादन हम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमारी कॉस्ट जो होती है, यानी कि जितनी कॉस्ट के बराबर उत्पादन होता है उसके बराबर हम करेंगे। ठीक है, यानी मार्जिनल लैंड का मतलब हो गया जो बहुत कम फर्टिलिटी वाली जो लैंड होती है उसको हम कह सकते हैं मार्जिनल लैंड से जो प्रोडक्टिविटी होगी। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब हो गया जो आप कह सकते हैं मार्जिनल जो लैंड होती है, यानी कि मार्जिनल जो लैंड होगी उस पे जो प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि सीमांत उत्पादन। क्लियर है, यानी सीमांत उत्पादन का मतलब है अब ये लास्ट लिमिट इसकी होगी। तो देखिए डी को जब हमने यूज़ किया, डी कौन सी लैंड थी, जो कि बहुत कम फर्टिलिटी वाली लैंड थी जिसपे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट कितना है 25, तो ये क्या हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। तो 25, 25, 25 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट जो हमें मिलेगा फिजिकल रूप में वो 100 माइनस 25 कितना आएगा 75। 75 जो बी प्रोडक्शन करती है उसमें से मार्जिनल का प्रोडक्शन लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 50। फिर सी का देखेंगे 50 क्विंटल ये प्रोडक्शन करती है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है 25, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 25। और यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल लैंड थी यानी कि जो सीमांत भूमि थी, सीमांत भूमि का मतलब क्या हो गया, कम फर्टिलिटी, कम उत्पादन क्षमता वाली भूमि। ठीक है, कौन सी होगी, कम उत्पादन क्षमता वाली भूमि, और वो 25 क्विंटल प्रोडक्शन कर रही है। और यहाँ पे जो मार्जिन प्रोडक्शन वो कितना है 25, तो 25 में से 25 तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आगे टोटल कॉस्ट की, भाई किस सभी भूमि पे जो लगाने की लागत है, जैसे अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट ए वाली लैंड पे हमने 1000 लगाया, बी वाली जो लैंड थी उस पर भी 1000 लगाया, सी जो लैंड थी उस पर भी 1000 लगाया और डी पे भी हमने 1000 लगाया। मार्केट प्राइस की बात करते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट है डिवाइड करेंगे जो मार्जिन प्रोडक्शन होगा 40 40 40, ये आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेंट इन मनी, ये तो क्या था क्वांटिटी में था फिजिकल रूप में कि 75 क्विंटल हमें एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, ये रेंट इन मनी कि आपको लगान जो मुद्रा में मिलता है वो कितना होगा, तो जो मार्केट प्राइस होगी और जो क्वांटिटी होगी क्या होगी, जो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई जो क्वांटिटी होगी। तो देखिए 40 मार्केट प्राइस थी और 75 क्या है इसकी क्वांटिटी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा रेंट। उसी तरह से सेकंड की बात करते हैं तो 40 आपका मार्केट प्राइस और 50 क्विंटल आपका क्वांटिटी आया तो ये कितना आएगा 2000। उसी तरह से सी की बात करते हैं कि 40 आपका क्या है मार्केट प्राइस और 25 ये क्विंटल होता है इसलिए 1000, और यहाँ पे हमारा कोई रिमेनिंग नहीं बचता है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि डी ऐसी आप कह सकते हैं लैंड है जिसपे हमें नो रेंट रिसीव्ड हो रहा है। तो नो रेंट का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल लैंड, मार्जिनल यानी सीमांत भूमि। तो डी कैसी होगी, जिसपे हमें कोई लगान नहीं मिल रहा है। तो अगर हम मनी से कंपैरिजन करें तो देखिए ए बहुत अच्छी फर्टिलिटी वाली लैंड थी इसलिए 3000 मिल रहा है, बी उससे कम है यानी 2000 मिल रहा है, और सी से हमें कितना मिल रहा है 1000। क्लियर है, तो आप चाहें तो एग्जाम में आप सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी तक ही आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में बता सकते हैं। आप चाहें तो कॉस्ट के साथ रिलेशन करके भी इसे कंपेरिजन करके बता सकते हैं कि जो ए बेटर थी इसलिए 3000 मिल रहा है, और जो डी है वो कैसी लैंड है, मार्जिनल लैंड है जिसमें हमें कोई रेंट नहीं मिल रहा है। अगर हम इसे एक्सप्लेन करें विद डायग्राम तो देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओ एक्स पे हमने क्या बताया है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और हमने चारों जो लैंड है उसके लिए ABCD ये डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OY पे हम बता रहे हैं कॉस्ट और रेवेन्यू का। यहाँ पे आप देखते हैं AR/MR क्या होगा, इक्वल होगा। बताइए क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने एजम्पशन देखी थी परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है, इसीलिए AR/MR क्या होता है, इक्वल होता है। इन चारों लैंड को आप साथ में डायग्राम से बता सकते हैं, इसलिए कॉमन हमने AR/MR बनाया, और यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है इसीलिए AR/MR क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगा, एक आपकी सीधी रेखा के रूप में होगा। वही हमने AC और MC बनाना है, वही
रूल्स काम करेगा कि MC होगा वो AC को उसके कह सकते हैं नीचे से काट के ऊपर मिड पॉइंट को काट के आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि A में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अपने को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, B में उसके कंपैरिजन में कम मिल रहा है, C में और उससे कम, और D पे हमें बिल्कुल देखिए जितना कॉस्ट है उसके बराबर ही हमें रिसिप्ट हो रहा है। यानी कि ये कंडीशन, ये जो D डायग्राम है ये बता रहा है नो रेंट का। यानी कि आपने ये कंडीशन बनाई होगी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में, या सब हमने देखा था इम्परफेक्ट कंपटीशन में कि जब आपका AC है वो बिल्कुल आपके AR MR के यहाँ पे टच करके बना है, और ये कंडीशन क्या बताती है हमें, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। यानी कि आपका कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कहाँ पे, E पॉइंट पे, और ये क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे नो रेंट रिसीव्ड हो रहा है। तो ये जो लैंड है D वाली, इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल लैंड। और ये जो ABC है इसे क्या कहेंगे हम, इसे सुपर मार्जिनल लैंड भी कह सकते हैं और इंट्रा मार्जिनल आपके लैंड कह सकते हैं। यानी ABC को हम कह सकते हैं सुपर मार्जिनल लैंड, और D को हम कहेंगे मार्जिनल लैंड। क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए इस पर कोई भी रेंट आपको रिसिप्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगर हम इसे फॉर्मूले से समझना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इंट्रा मार्जिनल रेंट। इंट्रा मार्जिनल रेंट जो है वो कौन कौन सा बन गया, जो भी ABC उनका, और मार्जिनल लैंड का क्या इतना बना, आपने देखा कि जो भी D कैटेगरी था, D कैटेगरी कौन सा हो गया, जिस पे नो रेंट रिसीव्ड हो रहा था। तो फॉर्मूले बेस पे भी हम इसे बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। अदर एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने कैटेगरी ऑफ लैंड ली है ABCD। टोटल प्रोडक्शन है A 100 कर रहा है, B 80 कर रहा है, C 60 और D 40। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन लिया है, किसका, कहाँ से लिया है, D कैटेगरी से। D कौन सा हो गया, मार्जिनल लैंड। कौन सी है, D मार्जिनल लैंड। और ये तीनों कौन सी कहलाती हैं, इंट्रा मार्जिनल लैंड कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सुपर मार्जिनल लैंड इसे कह सकते हैं, अधिसीमांत भूमि, और ये सीमांत भूमि होगी। 40 आपका मार्जिन प्रोडक्शन है, 100 माइनस 40 60 रेंट आ जाएगा A भूमि के लिए। B के लिए कितना आ जाएगा कि भाई 80 टोटल प्रोडक्शन करती है, 40 मार्जिनल प्रोडक्शन है, तो 80 माइनस 40 आ जाएगा रेंट। C की बात करते हैं 60 और 40, यानी 60 माइनस 20 इसका रेंट आ जाएगा। D की बात करें तो D में टोटल प्रोडक्शन 40 और मार्जिन प्रोडक्शन भी कितना है आपका, यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्शन भी 40 आया तो 0, यानी कि जहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन दोनों बराबर हो गया, यानी कि नो रेंट रिसिप्ट होगा। अगर इसे मैं विद डायग्राम समझे तो OX पे हम कैटेगरीज ऑफ लैंड को बता सकते हैं, और OY पे हम क्या बता रहे हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन को। तो देखिए यहाँ पे जब अगर हम डायग्राम बनाएं तो A में देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, ये 40 और ये 40, ये क्या है आपका, ये आपका मार्जिनल लैंड का जो प्रोडक्शन है उसको बता रहा है, और जो ऊपर होगा वो आपको रेंट को बताएगा। ये मार्जिनल लैंड है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये क्या कहलाती है, मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि, या कह सकते हैं नो रेंट। ठीक है, नो रेंट लैंड, यानी कि इस पे कोई लगान नहीं मिलता है इस भूमि पे। तो ये क्लियर हुआ होगा कि D कैटेगरी एक ऐसी लैंड थी जिस पे हमें कोई लगान नहीं मिल रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज। अगर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, कृषि के उत्पादन की मांग बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो आप जब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंक्रीज हो रही है, तो कल्टीवेशन इज स्टार्टेड ऑन लेस फर्टिलिटी लैंड। तो फिर आप क्या करेंगे कि कम उपजाऊ वाली भूमि या कम फर्टिलिटी वाली भूमि को यूज़ करने लग जाओगे। जैसे आपने देखा कि पहले आपने A को चुना, उसके बाद B को, उसके बाद में आप C की तरफ जाते हैं, और सबसे लास्ट में आप D के पास जाते हैं। और D कौन सी होती है, मार्जिनल लैंड, जबकि ये तीनों क्या कहलाती हैं, सुपर मार्जिनल लैंड, जिसमें आप देखते हैं A को हमें A से ज़्यादा मिला था रेंट, B से थोड़ा उससे कम, और C से और कम, और D पे हमें कोई रेंट नहीं मिलता है। तो मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि कौन सी भूमि होती है जिस पे कोई भी लगान है वो प्राप्त नहीं होता है, और सुपर मार्जिनल लैंड यानी कि जो अधिसीमांत भूमि होती है वो भूमि होती है जिस पे हमें रेंट रिसीव होता है। तो ऐसा हम A से B, B से C और D के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि जब आपके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है तो आप क्या करते हो, तब आप
आप जो बहुत ज़्यादा कम बंजर भूमि होती है, जो आपकी कह सकते हैं जिस पे प्रोडक्टिविटी कम होती है, उस लैंड को आप चुनना चाहेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल था एक्सटेंसिव जो आपका कल्टीवेशन था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में। इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी गहन खेती में लगान। अभी आपने देखा एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है आप एक भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि का उपयोग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, भूमि का विस्तार कर रहे हो, भूमि का यूज़ कर रहे हो, भूमि को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, विस्तार यानी कि एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है गहन खेती। गहन खेती का मतलब है उसी भूमि पर आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, आप बहुत ज़्यादा लेबर, आप बहुत ज़्यादा कैपिटल उस पे उसी भूमि के टुकड़े पे लगा के आप उसको यूज़ करते हो और उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली बनाते हो। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है आप ABCD लैंड जो है वो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी और आप लैंड को ABCD को सेलेक्ट करते हैं, यानी विस्तार कर रहे हो भूमि का। जबकि इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है आप एक ही भूमि पर क्या कर रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो और उससे आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा उत्पादन कर रहे हो। तो देखिए इसमें देखेंगे लैंड इज़ लिमिटेड यानी भूमि जो होती है वो सीमित होती हैं, ठीक है। तो एफर्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूज़ ऑफ लेबर मॉडर्न टेक्निक्स। तो यानी कि जो भूमि का टुकड़ा होता है वो सीमित होता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करोगे, आधुनिक तकनीकों को यूज़ करोगे और उससे आप उत्पादन बढ़ाओगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटेंसिव में आप लैंड को, भूमि को क्या कर रहे थे, भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे थे, यूज़ कर रहे थे ABCD। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है कि एक ही भूमि का जो लैंड का है उसी पर ही आप क्या कर रहे हो, लेबर की क्वांटिटी बढ़ाओगे, कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ाओगे, आप साथ ही कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाओगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से खेती करोगे जिससे प्रोडक्शन ग्रोथ हो। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो यूज़ ऑफ एडिशनल यूनिट, आप बहुत ज़्यादा अतिरिक्त यूनिट को यूज़ कर सकते हो, लेबर और कैपिटल को, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ तक फार्मर को यूज़ करना चाहिए अपने लेबर और कैपिटल को, कहाँ तक बढ़ाएं। तो कहाँ तक बढ़ाएगा, प्राइस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। तो एक फार्मर को, एक किसान को वहाँ तक कह सकते हैं कि अपने लेबर को, श्रमिक को और पूंजी को बढ़ाना चाहिए जहाँ तक सीमांत मूल्य का उत्पादन और सीमांत मूल्य की लागत बराबर नहीं हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 आपकी कॉस्ट है और 10,000 ही आपको रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ तक आप लेबर और कैपिटल को लगा सकते हो। तो ये एक लास्ट लिमिटेशन होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं विद टेबल। देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया है, टोटल मार्जिन प्रोडक्शन, रेंट इन कह सकते हैं आपका रुपीज़ में लिया और ये रेंट जो आपको फाइनल रिसिप्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए FQ यानी फर्स्ट क्वांटिटी हमने 1+1 यानी लेबर और कैपिटल के लिए 100 प्रोडक्शन हो रहा था। सेकंड क्वांटिटी में हम कह सकते हैं हमने लेबर 2 और प्लस आपका कैपिटल भी एक समान हम इसको बढ़ा रहे हैं। थर्ड क्वांटिटी में 3+3 लिया है लेबर और कैपिटल। फोर्थ क्वांटिटी में 4+4 लिया है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, गहन खेती कर रहे हैं, यानी कि हम अपने लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। तो 100 फिर आपको 80 फिर 60 और फिर 30 का जो टोटल कह सकते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आता है रेंट इन, आपकी जो आप कह सकते हैं आपकी रुपीज़ हैं उसमें मार्जिनल जो आपका लास्ट में जितना मार्जिनल कह सकते हैं कॉस्ट आता है उसके बराबर। तो ये 100 में से आप 30 को लेस करोगे तो आपका 70, 80 में से 30 करोगे तो 50, 60 में से जब आप 30 करेंगे तो 30 एंड 30 बराबर ये जो आपका जो फॉर्मूला था सीमांत मूल्य का उत्पादन बराबर सीमांत मूल्य की लागत, यानी कि ये जो फोर्थ है इस कंडीशन में अब फार्मर अपने लेबर और अपने कैपिटल को आगे फिफ्थ क्वांटिटी में नहीं बढ़ाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। इसीलिए ये यहाँ तक फार्मर क्या करेगा, अपने लेबर और कैपिटल को लगाएगा, उसके बाद में नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई कि आपकी जो प्राइस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों बराबर हो गया है और यहाँ पे हमें कोई रेंट रिसीव्ड नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो डायग्राम क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, किसकी ले रहे हैं क्वांटिटी, लेबर एंड कैपिटल की,
और ओ वाई पे हम क्या बता रहे हैं, प्रोडक्शन को, ठीक है। और बस अभी हमने जो डायग्राम देखा आपका एक्सटेंसिव में, बिल्कुल वैसे ही बनेगा कि ये एक मार्जिनल यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ मार्जिनल यूनिट्स के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, रेंट, और ये सिर्फ कॉस्ट को बता रहा है। तो जो हमने फोर्थ जो लास्ट यूज़ किया था उसके बाद में हमें कोई रेंट रिसीव नहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन हमें रेंट को बताएगा, नीचे वाला क्या बताएगा, कॉस्ट को, ठीक है। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा कॉस्ट से ज़्यादा हमें क्या मिल रहा था, प्राइस मिल रहा था। तो कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा था तो इसीलिए वो रेंट रिसीव हो रहा था। अब कॉस्ट के बराबर इस पे आ गया था फोर्थ, जब हमने क्वांटिटी को यूज़ किया तो आपका क्या था, जो प्राइस था प्रोडक्शन का वो और कॉस्ट बराबर आ गया था। इसका मतलब क्या है कि नो रेंट रिसिव्ड। क्लियर है। तो ये 3 थे, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और आपका सिचुएशन रेंट। जो आपने देखा कि ये रिकार्डियन की थ्योरी थी कि अलग अलग भूमि पर अलग अलग भूमि का विस्तार करके हम कैसे रेंट को बता सकते हैं, एक ही भूमि पे कैसे हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, उस पर गहन खेती कर सकते हैं, यानी कि इंटेंसिव कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे श्रम और पूंजी की मात्रा को सीमांत मात्रा भी कह सकते हैं, यानी कि मार्जिनल डोज भी कहा जा सकता है, जिस पे कोई भी बचत नहीं मिलती है, यानी कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। तो उस यूनिट के बाद में जो फार्मर होगा वो अपनी यूनिट को नहीं बढ़ाएगा, और ये फोर्थ यूनिट के बाद में ऐसा हुआ है। तो ये था आपका रिकार्डियन कंसेप्ट, ठीक है।